ओके सो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू अ कंट्री। एक ऐसी कंट्री जिसके पास फॉरेन रिजर्व्स नियरेस्ट टू लो, मतलब उसके पास सिर्फ इतना ही फॉरेन रिजर्व्स बचा है कि सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट वो कर सकती है। और मिडिल ईस्ट में एक वॉर चल रहा है जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस एकदम बूम पे है एंड द कंट्री इज स्ट्रगलिंग। वहीं चुपके से उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने अपने गोल्ड को अब्रॉड ट्रांसफर किया है ताकि वो समहाउ किसी तरीके से आईएमएफ की हेल्प लेकर अपने आप को बचा सके फ्रॉम अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस। वहीं हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से वो कंट्री उभरती है उस क्राइसिस से और एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जन्म देती है जो आगे जाकर उस कंट्री का नसीब डिसाइड करता है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया। सो इंडिया में एग्जैक्टली 90s के वक्त, मतलब गल्फ वॉर जो 90 से 1991 में शुरू हुआ, उस चीज को समझने से पहले हमें जाके थोड़ा पास्ट में देखना होगा कि एक बहुत ही अच्छे सिचुएशन में इंडिया जब था राजीव गांधी जी के समय में, जब बहुत ज्यादा ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय था, ग्रोथ का समय था। फिर सडनली ऐसा क्या हो गया 90s में कि इंडिया को अपना सोना, गोल्ड बाहर रखना पड़ा एंड हम रिफॉर्म्स की तरफ बढ़े और उसके बाद एक अलग स्टोरी इंडिया की शुरू हुई। तो बात कुछ इस तरीके की है कि 1980 में राजीव गांधी ने मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया एंड एक हेवी एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज शुरू की। मतलब इंडस्ट्रीज को हेवीली एक्सपैंड करने का उनका एक मोटो था, एम था कि भाई इंडस्ट्रीज को हमें क्या करना है, प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करना है। एंड उसके लिए क्या किया गया, इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए हेवी तौर पे गवर्नमेंट स्पेंड की, गवर्नमेंट ने खूब ज्यादा पैसा स्पेंड किया एंड उसके लिए गवर्नमेंट ने बोरो भी किया। आप बोल सकते हैं ये कुछ इस हिसाब से है कि जो 10 साल, लास्ट 10 साल में हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ इसी तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बूस्ट किया है बहुत ज्यादा और हेवीली बोरो किया है ताकि उसका बेनिफिट इकोनॉमी को दिया जा सके। वहीं प्रॉब्लम क्या थी 90s 80s, मतलब 1980s के समय का अगर मैं बात आपको बताऊं तो उस समय गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज मोर, गवर्नमेंट वाज बोरोइंग आल्सो मोर एंड वी वेयर हेवीली इंपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज। एंड ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट नहीं था, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, बट अल्टीमेटली जो इंपोर्ट था वो एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा था। इकोनॉमी ग्रो कर रही थी बहुत तेजी से, जीडीपी डेटा अच्छा था, इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही थी। तो 90s 80s में वो इफेक्ट लोगों को समझ में नहीं आया, सबको सब कुछ अच्छा ही लग रहा था बिकॉज इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। डेटा यही कह रहा था कि इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं एंड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बहुत अच्छी है और हैवी है। लेकिन उसके साथ ही साथ बोरोइंग्स भी बढ़ने लग गई। टिल द टाइम इट वाज ओके। हम 85 से हम 85 से 90 तक बहुत अच्छा खासा ग्रो किए थ्रू डेट्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसमें डिफेंस में, गवर्नमेंट सब्सिडीज में, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट ने हेविली इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट था वो भी इंक्रीज होता गया। मतलब गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, जो जो दायरा गवर्नमेंट ने अपने स्पेंडिंग के लिए बनाया है, उसके ऊपर ही जाकर पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो रहे थे। नेक्स्ट, आफ्टर दिस ऑल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेट जो कंट्री ने रेस किया था डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए राजीव गांधी जी के समय में, वो सब सही या अच्छा चल रहा था। एंड देन एक क्राइसिस ऑकर किया। व्हाट वाज द क्राइसिस कि गल्फ ऑफ वॉर बिगिन हो गया। इट वाज राजीव, मतलब वो राजीव गांधी का एरा चला गया। उसके बाद का मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 1990 से 1991 में गल्फ ऑफ वॉर बिगिन, जहां सद्दाम हुसैन ने 1990 में कुवैत को इन्वेड कर दिया। कुवैत को क्यों इन्वेड किया गया, उसके पीछे का रीजन यही था कि भाई उनको ज्यादा ऑयल
ज्यादा सिक्योरिटीज इन चीजों की जरूरत थी, मतलब ही वांटेड टू कंट्रोल द ऑयल फील्ड्स, जो तेल का ही लड़ाई था बेसिकली। एंड वो 1990 में शुरू हुआ। ये जो वॉर था बेसिकली, ये करीब करीब 7, आप बोल सकते हैं कि इट रेंज अबाउट समवेयर, फॉर एग्जांपल यू कैन से 7 मंथ की अराउंड ये वॉर चली थी, जिसमें इराक इन्वॉल्व था वॉर में, गल्फ ऑफ वॉर में, विथ यूएस लेड कोलिशन। यूएस इसमें इन्वॉल्व था, ईरान, यूएस इसमें इन्वॉल्व था, एंड दे वर अगेंस्ट ईरान। बहुत सारे ऑयल फील्ड को बर्न किया गया, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सर्च कर गए। मतलब आप ले सकते हैं कि जो सिचुएशन अभी हम फिलहाल देख रहे हैं, पास्ट कुछ इस ही तरीके का रहा था। लास्ट 10 साल हमने एज एन इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रोथ किया, हमारा डेट भी सर्ज हुआ है, हमारा क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत तेजी से बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़े हैं इंडिया में। लेकिन जब उस का रिटर्न आने का बात था, जो डेट्स, इन्वेस्टमेंट, मॉडर्नाइजेशन, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स का जो रिटर्न आने की बात था, उस वक्त ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया है जैसा 90 और 91 में हुआ था। अब द प्रॉब्लम वाज कि वी आर हाईली डिपेंडेंट एज एन इंडियन, वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन क्रूड, मतलब हमारा मेजर इंपोर्ट क्रूड से होता है। आप बोल सकते हैं हम 80 से 80 से 85% जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो क्रूड क्रूड का हम इंपोर्ट करते हैं। एंड द प्रॉब्लम वाज दैट क्रूड प्राइसेस उस समय डबल हो गई, जितनी प्राइसेस होती उसके डबल हो गई, एंड इट वाज बहुत ज्यादा टेंशन का सिनेरियो फॉर इंडिया। हमारे पास अराउंड, आप बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 हफ्ते का ही, 2 वीक्स का अराउंड जो फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था इंपोर्ट के लिए, जो हम इंपोर्ट कर सकते थे। आनंद फानन में जल्दी जल्दी किया क्या गया, सीक्रेटली जो आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने गोल्ड को सेल करने का सोचा, या आप बोल सकते हैं कि भाई इन्होंने अपने सोने को, मतलब इंडिया के पास जो भी सोना रखा था उसको उन्होंने अब्रॉड ट्रांसफर कर दिया। एंड 1991 में बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे सर पे, हमारे दहलीज पर आ गई थी। क्यों आ गई थी? बिकॉज हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट के लिए ही फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। हालांकि आज हमारे पास ऐसा सिचुएशन नहीं है, क्राइसिस है अभी भी इंडिया के ऊपर, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन क्रूड, बट ऐसा क्राइसिस नहीं है बिकॉज हमारा फॉरेन रिजर्व जो अभी फिलहाल है वो बहुत ज्यादा है। इट वॉज अ डिफरेंट सिनेरियो। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अपने गोल्ड को प्लेज करना पड़ा था फॉरेन बैंक्स में, एंड इट वॉज सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया के लिए, बिकॉज वी आर फुली डिपेंडेंट। रुपीज बहुत तेजी से डिप्रिशिएट किया, एंड नोबडी नोज कि क्या करना है। वो समय कुछ ऐसा था कि इनफ्लो ऑफ कैश हो नहीं रहे थे और एफआईआईज अपना पैसा लेकर निकल जा रहे थे। आफ्टर दिस क्राइसिस ऑकर, तब इंडियन गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि भाई अगर हमें इसके बाहर निकलना है तो कुछ अलग सोचना होगा, कुछ डिफरेंट सोचना होगा। थोड़ा इंटरनेशनल प्रेशर भी था हमारे ऊपर। देन केम द चेंज, एंड व्हाट वाज द चेंज? द चेंज वाज ब्रॉट बाय these two. First we have the Prime Minister नरसिम्हा राव। इन्होंने रिफॉर्म्स लॉन्च करने का इनिशिएटिव लिया विद द हेल्प ऑफ आवर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया, जिसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म, मतलब पब्लिक सेक्टर्स रिफॉर्म्स होंगे। देन हम अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए पुशअप करेंगे। ये कुछ इस तरीके का कोट रहा था, जहां ये बड़ा एलिफेंट हम पुश एंड पुल का स्ट्रैटेजी, जिसके थ्रू 1991 में इंडिया ने क्या किया, अपने जाइंट एलिफेंट को स्ट्रॉन्ग बट स्लो, द रिफॉर्म पुश एलिफेंट फॉरवर्ड एंड अलाउड इट टू रन इन ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब हमारे हाथी को, बेसिकली इंडिया का सिंबल
एलिफेंट्स से कोट किया जाता है कि ताकि हम इसको पुश करके वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करा के लेके जाए, ताकि हमारे पास फंड्स आए। दैट वाज एफडीआई, ज्यादा से ज्यादा एफडी हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफआईआईज आए एंड इंडिया में ग्रोथ स्टोरी शुरू हो। वहाँ इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन उस समय अडॉप्ट किया गया था, ट्रेड ग्लोबलाइजेशन था उसमें फाइनेंशियल रिफॉर्म्स था जिनके थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेट में कन्वर्ट किए गए और प्राइवेट कंपनीज को भी बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया गया एंड पब्लिक सेक्टर्स को भी रिफॉर्म्स किया गया था बहुत सारे दायरे के अंदर, जहां ऑयल रिफाइनरीज एंड ऑल बहुत कुछ गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया, या आप बोल सकते हैं वहां प्राइवेटाइजेशन को इन्वाइट किया। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया। एंड उस टर्निंग पॉइंट में भी एक ट्विस्ट था। उस टर्निंग पॉइंट का बेनिफिट लोगों को मिला, लेकिन वो ज्यादा समय चल नहीं पाया इंडिया में बिकॉज of this. That was the bull market and security scam of 1992. As the market increased, as the market rise, as the economy went into reforms, उसका फायदा हर्षित मेहता जी ने उठाया। उस समय स्टॉक मार्केट मेजर बुल रन के थ्रू कोप अप किया गया हर्षित मेहता के थ्रू, जहां बहुत सारे स्टॉक्स को इन्फ्लेट किया गया थ्रू बैंकिंग फंड्स। लोगों के मन में ये माइंडसेट में ही था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है, एफडीआई आ रहा है, खूब ग्रोथ हो रहा है एंड अल्टीमेटली दिस इज इंडिया स्टोरी एंड एवरीवन वाज इन्वेस्टिंग हेवीली एंड वर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। एक्सेस लिक्विडिटी जो इकोनॉमी में आई, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़े। एंड देन एक समय के बाद 1992 में ये सिक्योरिटी स्कैम बाहर आया, जिसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा कोलैप्स हुआ। तो मतलब आप बोल सकते हैं जो रिफॉर्म्स लाए गए थे उन रिफॉर्म्स का बेनिफिट तो इकोनॉमी को मिला, लेकिन ऐसा एक स्कैम जो इंडिया में हुआ था 1992 में हर्षित मेहता के टाइम पर, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इमेज थी हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा था। जिसके बाद देखा जाए तो आरबीआई ने अपने नॉर्म्स स्ट्रिक्ट किए और आप बोल सकते हैं कि सेबी को इंट्रोड्यूस करके सिक्योरिटीज को भी और ज्यादा टाइटनिंग किया गया। लेकिन लिक्विडिटी एक हमेशा इशू है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी पे बढ़ता है। न्यूज चाहे जितनी ही खराब हो, इकोनॉमी चाहे जितनी ही खराब हो, अगर इकोनॉमी में फंड है, लिक्विड कैश है लोगों के पास, तो मार्केट बढ़ेगा। उसको इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग रन में इकोनॉमी मतलब मार्केट इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, जो आज हम देख रहे हैं। हम जितनी ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग ग्रोथफुल बता ले, लेकिन ये वॉर जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में आया है यूएसए, इजराइल और ईरान के बीच में, ये कुछ हालात हमें आज 90s के ही समय का बता रहे हैं। द सेम थिंग इज FIIs, दे आर पुलिंग बैक देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। स्टॉक मार्केट इज डिक्लाइनिंग, एक पुल अप आता है फिर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है। FIIs हेवीली बेच रहे हैं अपने शेयर्स को। मार्केट कंफ्यूज्ड है, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड है कि क्या हो रहा है। आप न्यूज देखते हैं, न्यूज में कोई भी एक अच्छा इंफॉर्मेशन आ जाता है, यू आर वेरी हैप्पी कि हाँ मार्केट बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली जो इकोनॉमी पर्सपेक्टिव है, जैसे आज हमें LPG, LNG, क्रूड, इस पे हम फिर भी अभी भी हेवीली डिपेंडेंट है, जो हम 90s के वक्त भी थे। कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव इंडिया ने नहीं देखा और सोचा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज तक बंद नहीं हुआ था और वो इस बार बंद है, तो उससे एक और इंपैक्ट आने वाला है क्रूड के ऊपर, जो मतलब नोबडी इज एक्सपेक्टिंग कि क्या प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने पढ़ा कि कतर से ये इंफॉर्मेशन आई है कि 150 डॉलर्स तक क्रूड के प्राइसेस जा सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में, अगर ये वॉर नहीं रुकता है तो। सो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट और नॉट? और क्या हमने कुछ सीखा है हमारे पास से, वो हमें आने वाले कुछ हफ्तों में पता चलेगा। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का, तो हमारे पास एक अच्छा खासा पेट्रोलियम रिजर्व है, लेकिन वो भी सिर्फ 25 से 30 दिनों के लिए है। जहां अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग जगह पे बताई जा रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जिनके हिसाब से 25 से 30 दिन पेट्रोलियम हमारे पास है, एंड स्टिल वी आर अ हेवी इंपोर्टर ऑफ क्रूड।
अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टिल ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रहा है, एंड हमारा अगर आप फॉरेक्स रिजर्व देखें तो ये बहुत ऊपर है, फिलहाल के लिए बहुत ही ऊपर है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। लेकिन बात वही है, हमारे फॉरेन रिजर्व का जो भी अमाउंट, मतलब जो भी वैल्यू अभी हमारे पास जनरेटेड है, उसी रिजर्व से वी हैव टू मेक पेमेंट फॉर द इंपोर्ट, एंड इफ क्रूड प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड rupee value depreciated, so ultimately we have to pay a higher price for the crude which we are purchasing, जिसमें बहुत सारे सैंक्शंस हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमें किस कंट्री से खरीदना है नहीं खरीदना, ये दूसरी कंट्रीज डिसाइड कर रही हैं। सो ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ऑयल डिपेंडेंसी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज सबसे ज्यादा इस वॉर का इम्पैक्ट हमें ही होने वाला है। जो पास्ट के लेसन्स में हमने देखा है, अगर हम पास्ट जाके देखें तो ऐसा पीछे हो चुका है। जब भी वॉर आएगी, अगर वो गल्फ में है, अगर मिडल ईस्ट में कुछ भी है प्रॉब्लम, तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे एंड अल्टीमेटली वी हैव टू टैकल इट डाउन। अलग अलग समय में अलग अलग गवर्नमेंट्स ने अलग अलग तरीके से इसको हैंडल किया है, एंड होप सो इस बार भी ऐसा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम देखते हैं आगे क्या होता है।